बहुत समय पहले की बात है कि श्रीनगर नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ राजा इंद्रजीत का शासन था। राजा इंद्रजीत बहुत अत्याचारी और निर्दयी था। उसका डर राज्य के हर कोने में था। वह न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि अपनी क्रूरता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती थी। वह हर छोटे बड़े राज्य पर अक्सर आक्रमण करता, वहां की संपत्ति लूट लेता और राज परिवार की रानियों को अपने महल में कैद कर लेता। उनकी मर्जी का कोई महत्व नहीं था। एक दिन राजा इंद्रजीत शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। उसकी सेना दूर से उसे सुरक्षा प्रदान कर रही थी और वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में बहुत आगे तक चला गया। जंगल के मध्य में एक तालाब के किनारे उसे सुंदर स्त्री दिखाई दी। वो स्त्री खड़ी होकर जल में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानव प्रकृति ने उसे विशेषकर राजा इंद्रजीत को आकर्षित करने के लिए बनाया हो। राजा इंद्रजीत उसके पास पहुंचा और उसकी सुंदरता को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर प्रतीत होता है कि तुम किसी राजघराने से हो। कौन हो तुम? और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वो स्त्री बिना डरी उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में ना भय था, ना झिझक। उसने मधुर स्वर में कहा, मेरा नाम देवयानी है। मैं यहाँ अपने मन की शांति के लिए आई हूँ। राजा इंद्रजीत आपकी क्रूरता और अत्याचारों के बारे में बहुत सुना है। क्या आप वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी इच्छाओं के लिए कुछ भी अधर्म नहीं? राजा इंद्रजीत, जिसे कोई कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछने का साहस नहीं करता था, देवयानी की बात सुनकर चौंक गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, फिर भी मुझसे प्रश्न पूछ रही हो। हाँ, मैं वही हूँ। मैं अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ और आज तुम्हें देखकर मेरी एक नई इच्छा जाग उठी है। चलो मेरे साथ महल में, मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा और तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगी। देवयानी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, आप जैसे योद्धा को क्या सच में लगता है कि किसी को भी बलपूर्वक कैद करके अपने अधिकार में लिया जा सकता है? क्या आपने कभी किसी स्त्री के प्रेम को जीतने की कोशिश की है, या सिर्फ उनके शरीर पर अधिकार जमाने में ही आनंद पाया है? राजा इंद्रजीत, जो अपनी ताकत और सत्ता का दंभ भरता था, दिव्यानी की इस बात से थोड़ी असहजता महसूस करने लगा। उसकी बातों में गहराई और दृढ़ता थी, जो राजा इंद्रजीत को सोचने पर मजबूर कर रही थी। राजा इंद्रजीत ने तीखे स्वर में कहा, मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी ही सब कुछ है। मुझे किसी के प्रेम या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। मेरा बल ही मेरा अधिकार है और इस बल पूर्वक मैं अपने हर चीज को पा सकता हूँ। देवयानी ने उसकी बातों को सुना, फिर शांत स्वर में बोली, महाराज, बल से शरीर को बांधा जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। आपका अहंकार आपको भ्रमित कर रहा है। आप अगर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, पर याद रखिए, जो चीज बल से प्राप्त की जाती है वे केवल क्षणिक होती है। स्थायी रूप से किसी का प्रेम या साथ पाने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। राजा को देवयानी की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने कभी किसी से इस तरह बात नहीं की थी। यह उसकी समझ के बाहर था कि कोई उसके सामने इतनी हिम्मत से कैसे बोल सकता है। राजा ने क्रोध में आकर कहा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। देवयानी ने उसे एक बार फिर देखा।
उसकी आंखों में एक अजीब सा संतुलन था। फिर उसने कहा, तो राजन, आपको जो ठीक लगे वो करिए, परंतु याद रहे, इस बल और अधिकार की सजा आपको ही मिलेगी। आप जितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, अंततः हर अत्याचारी का अंत होता है, चाहे वह बाहर से शक्तिशाली हो, पर उसके भीतर की आत्मा टूट जाती है। राजा इंद्रजीत उसकी बातें सुनकर थोड़ा विचलित हो गया, लेकिन अपनी इच्छाओं के आगे वह विवश था। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि देवयानी को उसके महल में ले जाया जाए। देवयानी उसकी बात मान गई, लेकिन उसकी बातों का प्रभाव राजा पर गहराई से छा चुका था। उसके मन में एक द्वंद्व शुरू हो चुका था कि क्या वास्तव में उसकी शक्ति ही सब कुछ है, या फिर देवयानी के प्रेम का सबक उसे कोई नई राह दिखाने वाला है। राजा इंद्रजीत देवयानी को अपने महल में लेकर आया, लेकिन उससे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि देवयानी की असलियत कुछ और थी। देवयानी एक साधारण स्त्री नहीं थी। वो पड़ोसी राज्य के राजा मूलचंद की सबसे खूबसूरत वेश्या थी, जिसे मूलचंद ने एक खास योजना के तहत भेजा था। मूलचंद की पत्नी रानी मेनका राजा इंद्रजीत की कैद में थी और उसे छुड़ाने के लिए मूलचंद ने ये षड्यंत्र रचा था। दिव्यानी को इस काम के लिए चुना गया था क्योंकि वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी चतुराई और चालाकी का भी कोई मुकाबला नहीं था। जब देवयानी को राजा इंद्रजीत के महल में लाया गया, तो वो अपने स्वभाव के अनुरूप शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महल में कदम रखते ही उसने वहां की भव्यता और राजा इंद्रजीत के वैभव का देखा। उसे मालूम था कि राजा इंद्रजीत की ताकत और उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वह इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। राजा इंद्रजीत, जो अपनी विजय की खुमारी में चूर था, देवयानी की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने सोचा कि वह देवयानी को अपनी इच्छाओं के मुताबिक कैद में रखेगा और उसकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेगा। लेकिन देवयानी इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी। उसके चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं था। इस वजह से राजा इंद्रजीत थोड़ी देर के लिए हैरत में रह गया। देवयानी ने सहजता से राजा इंद्रजीत के सामने सिर झुकाया और बोली, महाराज, आप जैसे पराक्रमी और बलशाली राजा की कैद में होना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। मैं यहाँ आपकी सेवा में अपना तन मन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। राजा इंद्रजीत उसकी बातों से खुश हुआ। उसे लगा कि देवयानी उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि देवयानी के मन में पहले से ही कुछ और चल रहा था। देवयानी का एक ही उद्देश्य था, राजा इंद्रजीत की कमजोरी को समझना और इस पर काम करना, ताकि उसे राजा मूलचंद की पत्नी रानी मेनका को छुड़ाने का मौका मिल सके। देवयानी धीरे धीरे इंद्रजीत के महल में अपनी जगह बनाने लगी। उसने कभी भी इंद्रजीत के किसी आदेश को नहीं टाला, ना ही उसके खिलाफ कुछ कह दी। उसका आत्मविश्वास और सुंदरता राजा इंद्रजीत को और भी आकर्षित करने लगा। वह यह भूलने लगा कि देवयानी एक साधारण वेश्या है। उसके लिए अब वह एक खास शख्स बन गई थी। महल के अंदर देवयानी ने अपनी चतुराई भरे तरीके से इंद्रजीत के गुप्त स्थानों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, खासकर वह जगह जहां रानी मेनका को बंदी बनाकर रखा गया था। हर दिन वह राजा इंद्रजीत के साथ समय बिताती और धीरे धीरे उसकी बातों से महल के रहस्यों को जानने का प्रयास करती। राजा इंद्रजीत को यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छाएं और उसकी आत्ममुक्ता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी।
एक रात राजा इंद्रजीत ने देवयानी को महल के गुप्त तहखाने की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में बताया तो उसने अपनी चाल को और मजबूत कर लिया। उसकी योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वह राजा इंद्रजीत के विश्वास को जीतने में पूरी तरह से सफल हो गई थी और अब उसे सही समय का इंतजार था। देवयानी ने राजा इंद्रजीत से मीठे मीठे बोल के सहारे यह सुनिश्चित किया कि वह उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाए और उसे अपने विश्वास में रखे। राजा इंद्रजीत को यह लगने लगा कि शायद देवयानी उससे सच में प्रेम करने लगी है और वह अपने अहंकार में यह नहीं समझ सका कि वो एक गहरी साजिश का हिस्सा है। फिर एक दिन देवयानी ने राजा इंद्रजीत से अकेले में बात करने की अनुमति मांगी। उसने बड़े चालाकी से राजा इंद्रजीत से कहा, महाराज, आपके सामर्थ्य और पराक्रम ने मुझ पर गहरा असर हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर पूरा विश्वास करें। यदि आप मुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बताएं तो मैं जीवन भर आपकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। राजा इंद्रजीत, जो पहले ही उसकी बातों में आ चुका था, देवयानी को अपना सच्चा साथी मानने लगा। उसने अपने सबसे बड़े राजों में से एक को उससे साझा कर दिया, रानी मेनका का स्थान और उसकी सुरक्षा। दिव्यानी ने यह बात सुनते ही भीतर से राहत महसूस की। उसे पता था कि उसकी योजना सफल हो गई है और अब उसे बस इसे अंजाम देना है। अगले ही दिन देवयानी ने एक गुप्त संदेश भेजा जिससे राजा मूलचंद के सैनिक राजा इंद्रजीत के महल के पास आकर तैयार हो गए। राजा इंद्रजीत को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस स्त्री को अपने प्रेम में बांधने की कोशिश कर रहा है वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आखिरकार एक रात जब राजा इंद्रजीत गहरी नींद में सो रहा था, दिव्यानी ने महल में बंदी गृह का दरवाजा खोल दिया और रानी मेनका को रिहा कर दिया। रानी मेनका चुपके से महल के गुप्त रास्ते से निकल गई जहां मूलचंद के सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। राजा इंद्रजीत को इस बात की जानकारी एक सैनिक ने आकर दी कि बंदी गृह का दरवाजा खुला पड़ा है और कुछ अनहोनी हो गई है। सैनिक ने बताया कि किसी ने बंदी गृह का ताला खोल दिया है और शायद रानी मेनका महल से भाग गई है। यह सुनकर राजा इंद्रजीत बुरी तरह चौंक गया और उसने तुरंत बंदी गृह पहुंचा और वहां जाकर देखा, लेकिन वहां पर रानी मेनका नहीं थी। उसके मन में हलचल मच गई। उसने समझा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। राजा इंद्रजीत ने गुस्से में महल के सभी पहरेदार और सेवकों को बुलाया और उन्हें कठोरता से डांटते हुए कहा, मेरे महल से रानी मेनका कैसे भाग गई? तुम सब ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसी बीच राजा इंद्रजीत को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद देवयानी, जो उसके इतने करीब आ गई थी, उसी ने इस षड्यंत्र में साथ दिया है। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा की झलक दिखाई दी, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठने लगा कि वह इतना अंधा कैसे हो गया कि उसने देवयानी पर भरोसा कर लिया। राजा इंद्रजीत का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने तुरंत अपने सबसे कुशल सैनिकों को इकट्ठा किया और देवयानी व रानी मेनका को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई घंटे बीत गए। जंगलों की छानबीन और रास्तों की खोजबीन होती रही। आखिरकार राजा इंद्रजीत ने एक सुनसान जंगल में रानी मेनका और देवयानी को देखा जो छिपने की कोशिश कर रही थी। राजा और उसकी सेना ने उन्हें घेर लिया। देवयानी और रानी मेनका के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उनके भागने के रास्ते बंद हो चुके थे और अब उनके सामने खड़ा था एक भयंकर रूप में राजा इंद्रजीत, जिसकी आंखों में क्रोध और धोखा खाने का एहसास साफ झलक रहा था। राजा इंद्रजीत ने दोनों को पकड़कर वापसी का आदेश दिया और पूरे काफिले के साथ उन्हें राजमहल वापस ले आया गया।
महल पहुंचते ही राजा इंद्रजीत ने दोनों को कैद में डाल दिया। रात भर वह इस विश्वासघात के बारे में सोचता रहा। उसकी आत्मा को चीर देने वाला यह विचार कि जिस देवयानी को उसने अपने पास आने दिया, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों के सामने राजा इंद्रजीत ने दोनों को लाकर खड़ा किया। उसकी आवाज में गूंज और निर्णय की कठोरता थी। उसने गुस्से से देवयानी और मेनका की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है और इस अपराध के लिए तुम्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों को राज्य की वेश्याओं का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। तुम्हारी हर सांस अब इसी अपमान के साथ बीतेगी। राजा इंद्रजीत का यह आदेश सुनते ही राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। लोग दबी आवाज में बातें करने लगी। देवयानी और रानी मेनका की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के फैसले के सामने उनकी कोई दलील या मिन्नतें काम नहीं आई। उनका भविष्य अब अंधकार में और दर्द से भरा हुआ नजर आ रहा था। राजा इंद्रजीत के आदेश के बाद देवयानी और रानी मेनका को राज्य की वेश्याओं का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया। अब वे हर दिन अपमान और पीड़ा के बीच अपनी योजनाओं पर विचार करती। दोनों के मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह से राजा इंद्रजीत का विनाश करना और अपने राज्य को वापस लौटना। इस कठिन समय में भी देवयानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो अक्सर रानी मेनका के साथ बैठकर योजनाएं बनाती रहती कि कैसी राजा इंद्रजीत की सत्ता को कमजोर किया जा सके। उनकी चालाकी और धैर्य ने उन्हें इस अपमानजनक स्थिति में भी हारने नहीं दिया। दोनों जानती थीं कि उन्हें राज्य की ताकत और सत्ता को चुनौती देने के लिए समय और सही अवसर का इंतजार करना होगा। इसी बीच राज्य के एक मंत्री, जिसका नाम चेतन था, देवयानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने देवयानी की ओर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे वो उसके करीब आने के अवसर ढूंढने लगा। चेतन को देखकर देवयानी समझ गई कि वह उसके जाल में फंस रहा है। फिर एक दिन मौका पाकर चेतन चुपके से देवयानी से मिलने आया। उसके चेहरे पर वासना और लालच के भाव थे। चेतन ने देवयानी से कहा, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर लिया है। देवयानी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओ। राजा इंद्रजीत के राज्य में तुम सिर्फ पीड़ा और अपमान में जी रही हो। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर सकता हूँ। मेरे साथ चलो, हम दोनों एक नया जीवन शुरू करेंगे। देवयानी ने अपने भीतर की घृणा को छुपाते हुए अपनी आंखों में मासूमियत का भाव लाया और चेतन की बातों को गंभीरता से सुनने का नाटक करने लगी। वह समझ चुकी थी कि चेतन का यह प्रस्ताव उसकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राजा इंद्रजीत का विश्वास चेतन पर गहरा था, क्योंकि वो राजा के सबसे वफादार मंत्रियों में से एक था। लेकिन इस विश्वास का फायदा उठाने के लिए देवयानी ने एक जाल बुना था। देवयानी, जो राजा इंद्रजीत की कैद में थी, चेतन को अपनी मोहनी मुस्कान और वाणी से मोहित कर लिया था। उसने उसे विश्वास दिलाया, यदि वह राजा इंद्रजीत को मारकर उसे रास्ते से हटा देता है तो वो उसके साथ जीवन बिताएगी और उसे राजमहल की संपत्ति भी मिलेगी। देवयानी ने चेतन से कहा, तुम मुझे पवित्र प्रेम का वचन दो और मेरे साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। राजा इंद्रजीत, जो राज्य का अत्याचारी शासक है, उसे मार दो। केवल तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचो और राज्य को एक नई शुरुआत दो। देवयानी के बहकावे में आकर चेतन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह राजा इंद्रजीत को खत्म करेगा, ताकि वह देवयानी को पा सके। उसके लिए देवयानी की सुंदरता और राजमहल की संपत्ति सबसे बड़ी ख्वाहिश थी।
चेतन ने अपने पहले प्रयास के तहत महल में घुसने की कोशिश की। वो धीरे धीरे महल की दीवारों को पार करते हुए राजमहल के अंदर घुसने में सफल हुआ। लेकिन जैसे ही वो राजा इंद्रजीत के कक्ष के पास पहुंचा, उसकी नजरें महल के सुरक्षा कर्मियों पर पड़ी। राजा इंद्रजीत के सुरक्षाकर्मी ने उसे देखा और उसे घेर लिया। चेतन असफल होकर बाहर निकलने को मजबूर हो गया। यह असफलता चेतन के मन में संकोच और डर पैदा कर गई। हालांकि देवयानी ने उसे अपने प्यार के वादों से फिर से प्रेरित किया और विश्वास दिलाया कि वो अगले प्रयास में सफल होगा। चेतन ने फिर से अपने साहस को जुटाया और राजसभा के बाहर एकांत स्थान पर राजा इंद्रजीत को मारने का विचार किया। वह यह सोचता था कि यदि वो राजा इंद्रजीत को सभा से बाहर कहीं एकांत में पाएगा तो उसे खत्म करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही चेतन ने तलवार उठाने की कोशिश की, वो एक और मंत्री के सामने आ गया। मंत्री ने चेतन को देख लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस प्रयास में भी वो असफल रहा और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह असफलता चेतन को परेशान करने लगी, लेकिन देवयानी ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम यदि इस बार सफल होती हो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊं। चेतन के मन में अब यह विचार घर कर चुका था कि या तो अब वो सफल होगा या फिर देवयानी को खो देगा। उसने अंतिम प्रयास के रूप में राजा इंद्रजीत को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। इस बार वह राजा के कक्ष में रात को घुसने की योजना बनाता है, जब राजा गहरी नींद में होगा। राजा इंद्रजीत का कक्ष महल के भीतर काफी दूर था और वहां कोई ना कोई अंगरक्षक हर समय तैनात रहता था। लेकिन चेतन ने इस बार अपनी योजना में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने महल में अंदर घुसने के बाद राजा इंद्रजीत के कक्ष में प्रवेश किया। राजा इंद्रजीत गहरी नींद में था और महल के किसी भी अंगरक्षक को उसकी हरकत का कोई आवाज नहीं हुआ। चेतन ने अपनी तलवार की धार को तेज किया और राजा इंद्रजीत के बिस्तर के पास जाकर बिना कोई आवाज किए तलवार उठाई। एक तेज वार में उसने राजा इंद्रजीत के गर्दन को काट दिया। राजा इंद्रजीत की मृत्यु के बाद महल में भय का माहौल फैल गया। किसी को समझ में नहीं आया कि राजा की हत्या किसने की। राजा के मृत शरीर के पास खड़ा चेतन सोचने लगा कि अब उसे देवयानी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। देवयानी का विश्वास हासिल करना होगा। अब उसका एकमात्र लक्ष्य था। वो सोच रहा था कि अब वो राजा इंद्रजीत के राज्य का नया शासक होगा और देवयानी से शादी कर लेगा। राजमहल में हाहाकार मच गया और सभी मंत्री, सैनिक और काबिल लोग इस हत्या की वजह को जानने के लिए खड़े हो गए। चेतन ने राजा इंद्रजीत की हत्या को अपना कर्तव्य मानते हुए अपनी जीत का दावा किया। लेकिन यह न केवल राजा की मृत्यु थी, बल्कि यह एक नई युग की शुरुआत थी। चेतन ने आखिरकार राजा इंद्रजीत को मारकर उस राज्य का शासक बनने में सफलता प्राप्त की। अब वो स्वयं राजा बन चुका था और देवयानी को उसने अपनी रानी बना लिया। देवयानी की योजना पूरी हो चुकी थी और अब वह इस राजमहल की रानी बन चुकी थी। अब उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी थी। राजा इंद्रजीत की मौत के बाद चेतन ने देवयानी को रानी के रूप में स्थापित किया और उसे वो सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। देवयानी का अब महल में मान सम्मान था और उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो चुकी थी। इसके अलावा चेतन ने रानी मेनका को उसके राज्य में वापस भेज दिया ताकि वह किसी प्रकार से देवयानी की चालों से बच सके और अपने राज्य की शक्ति को फिर से समेट सके। यह बदलाव राजमहल में एक नई भार लाया। देवयानी ने राजा इंद्रजीत के खिलाफ अपने षड्यंत्र को सफल कर दिखाया था
अब वो न केवल सशक्त थी, बल्कि उसने चेतन के साथ मिलकर अपने सारे सपने साकार कर लिए थे। वहीं चेतन ने राजा बनने के बाद अपने अंधे विश्वास और क्रोध के कारण अपनी बुद्धि खो दी थी और उसका ध्यान सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति पर केंद्रित हो गया था। इसलिए कहते हैं कि क्रोध इंसान को बर्बाद कर देता है और काम वासना इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्रोध और वासनाओं पर काबू पाना चाहिए, ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और अपनी बुद्धि को सटीक निर्णय लेने के लिए सक्षम बना सकें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।